नमस्कार मित्रों, हमारी मांगें जो भी हैं सरकार से, उनके बारे में हमने समय समय पर वीडियो बनाए हैं और सभी तथ्यात्मक बनाए हैं। लेकिन आज उससे बड़ी बात कर रहे हैं। उसका कैनवास बहुत बड़ा है। ध्यान से देखें, समझें और अगर हमारी बात सही लगे तो कमेंट्स बॉक्स में खुल के अपने विचार रखें, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक, 2-4 दिनों तक कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना कर्मचारियों के लिए नहीं होने वाली है। अभी सारा फोकस सरकार का किसानों के लिए है। तो आज हम बड़े कैनवास पे बड़ी बात ये कर रहे हैं कि हमारी अपेक्षाएं होती, मांगे मतलब अपेक्षाएं, कुछ अपने परिवार में, कुछ अपने लोगों से, कुछ समाज से। लेकिन जो हमारी बड़ी अपेक्षाएं होती हैं वो सरकार से होती हैं और हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं इसीलिए कि ये हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा, या किसी पार्टी विशेष को वोट इसीलिए देते हैं कि ये पार्टी जो है हमारी इन बातों का ध्यान रखेगी। सरकार कोई भी बने, संविधान के अनुसार वो चलती है और भारत के संविधान में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, आर्टिकल 15 में समानता का अधिकार। लेकिन एक मज़ेदार बात देखो कि संविधान में तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन ठीक उसके उलट भी है। संविधान में देश का जब बंटवारा हुआ, संविधान उससे पहले बनने लगा था, हालांकि बाद में लागू हुआ वो। लेकिन आप एक मजेदार बात देखिए कि जब बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और उस समय दो ही धर्मों में टकराव था, हिंदू और मुस्लिम में, मुस्लिमों को उनकी मांग के अनुसार हिस्सा मिल गया और चूंकि उन्होंने कहा था कि हमारी पूजा पद्धति और इनकी में अंतर है, एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन मांग करने वाले बहुत लोग यहीं रह गए और जिनके विरुद्ध ये उन्होंने दुर्भाव दिखाया था वो उन दोनों हिस्सों में, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में रह गए। उनकी तो जिंदगी नरकी हो गई और यहाँ जो रह गए तो उनको सरकार ने दर्जा दिया अल्पसंख्यक का। ये बात अलग है कि उसमें कुछ और लोगों को भी जोड़ लिया गया, जैसे कि पारसी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्होंने कभी सरकार से न तो कोई मांग की, न अपेक्षा की ऐसी। दूसरी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया नारा दिया और किन लोगों को शामिल किया वो नारा खुद प्रदर्शित करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब एक तरफ अल्पसंख्यक, दूसरी तरफ भाई भाई, तो कंट्राडिक्शन यहीं पे हो जाता है। अब बात आ गई अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया इसलिए कि बहुसंख्यक उनको परेशान न करें, तंग न करें, वो बेचारे कमजोर हैं। लेकिन आज अल्पसंख्यकों की स्थिति समझ लो। पहले तो सबसे बड़े वाले अल्पसंख्यक जिनकी वजह देश का बंटवारा हुआ वो यहाँ अभी अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन कहीं पर से अल्पसंख्यकों जैसी उनकी गतिविधियां नहीं होती। वो हमेशा अपरहन रहना चाहते हैं, कोई कानून को मानेंगे नहीं, अधिकार बढ़ चढ़ के लेंगे। तो वो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे कि पुलिस फोर्स को भी वो नहीं मानते हैं। दूसरे अल्पसंख्यक ईसाई, अंग्रेज चले गए, ईसाई छोड़ गए अपनी औलादें। मणिपुर हिंसा जो हुई है उसके पीछे यही ईसाई हैं, कुकी ईसाई, हालांकि यहाँ सारे ईसाई कन्वर्टेड हैं। और म्यांमार से ये लोग आए हैं यहाँ, और कोई विधिवत शरणार्थी बन के नहीं आए, वहाँ की खुली हुई सीमा है। ये आ गए और सरकार ने यहाँ पर ईसाई होते हुए उन्हें आदिवासी का दर्जा दिया और वो कोई कानून नहीं मानते, उन्हें सब अधिकार चाहिए। आदिवासियों को जो विशेषाधिकार मिले हैं, क्योंकि माना जाता है आदिवासी भोले भाले सीधे साधे होते हैं, उन्हें कानून की भी ज़्यादा समझ नहीं होती। लेकिन कुकी समाज के लोग नासमझ नहीं हैं, वो कानून को नहीं मानते हैं, धता बताते हैं और सारी गतिविधियां उनकी आतंकवादी। AK-47 जैसे हथियार रखते हैं, वो कुल्हाड़ी नहीं रखते हैं, बर्छी और तीर धनुष नहीं रखते, AK-47। और मणिपुर की हिंसा उन्हीं के द्वारा भड़काई गई है, क्योंकि मैतेई समाज को कोर्ट ने भी आदिवासी का दर्जा दिया है। स्वाभाविक है, जो मूल निवासी होते हैं उनको आदिवासी का दर्जा देना ठीक है, लेकिन वहाँ कई समाज जो कि म्यांमार से विस्थापित हैं, वहाँ से आए हुए हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत नहीं, घुसपैठ करके आए हैं। उन्हें अब कांग्रेस की ये नीति समझ लो, वहाँ की कैसा मतलब हिंसा का तांडव हुआ और हो रहा है, आप समझ लो। और उन्हीं का पक्ष
जितने ये विपक्षी दल हैं वो तो ले ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने स्वतः संज्ञान उनके लिए लिया था, जबकि आज संदेश खाली के लिए सुप्रीम कोर्ट भी मौन है। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा मतलब नहीं। उन्होंने कहा संदेश खाली कोई मणिपुर नहीं। तो ये अब ईसाइयों की बात हो गई। अब तीसरे नंबर पे सिखों को ले लो। आज आप देखिए किसान तो देश भर में है, लेकिन ये जो सिख किसान है यानी पंजाबी किसान है, उनमें भी ज़्यादातर सिख खुलेआम खालिस्तान की बात कर रहे हैं। हाथ में वो हथियार हैं जिसमें आर्टिकल 25 तत्काल लागू हो जाती है। उन्होंने अपने ट्रैक्टर जो कृषि उपकरण हैं उनको बिल्कुल युद्ध क्षेत्र के हथियार के रूप में बना लिया है। कानून के सब कुछ विरुद्ध है। पराली वो जलाएं, खेत में तय मानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल खादों का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। जो उत्पादन उनका है फसलों का, अनाज का, वो लगभग जहर युक्त है, उसे जहर युक्त ही कहा जाएगा। लेकिन वो सब वो नहीं मानेंगे, वो उनके ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता है। बिजली तो ज़्यादातर देश में किसान लोग अपना लेते ही, ऐसे कोई हीटर मीटर नहीं होता, उसकी बात तो चलिए पूरे किसान कर रहे हैं। लेकिन हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक का दर्जा, बेचारे निरीह कमज़ोर माने जाते हैं, लेकिन इनकी हरकतें देख लो। सिख, ईसाई और मुस्लिम को कोई कानून नहीं, पत्थरबाजी पुलिस पे ये करेंगे, पुलिस से मोर्चा लेंगे, ऐसे जैसे दुश्मन देश से लड़ रहे हों। दूसरी तरफ जिनको बहुसंख्यक कहा जाता, अब उन पे आ जाइए। बहुसंख्यक यानी हिंदू। अब हिंदुओं को सरकार ने 4 हिस्सों में पहले ही बांट दिया, SC, ST, OBC, जनरल, उनमें बंटवारा कर दिया। फिर जातियों में बांट दिया, फिर भाषाओं में बांट दिया पूरे देश में। तो हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और जो तथाकथित सरकारी सुविधा पाने वाले हिंदू हैं, SC, ST और OBC, उनको इस तरह से उनकी मानसिकता ऐसी बनाई गई कि वो अपने को हिंदू मानने को तैयार नहीं कही हैं। और कई केवल नाम के हिंदू, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, लेकिन वो नाम के हिंदू हैं क्योंकि उन्हें फायदा लेना है। अब रह जाते हैं केवल जनरल कैटेगरी वाले, उनके पास केवल और केवल कर्तव्य हैं। अधिकार के नाम पर नीलवटे सन्नाटा। ये है इस देश का संविधान के द्वारा जो समानता का अधिकार का असली सच। और संविधान की इसी कंट्राडिक्टरी विसंगतियों को लेके मध्य प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में 3 प्रधानमंत्रियों को देखा। लाल बहादुर शास्त्री, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। 3 प्रधानमंत्रियों के काल खंड को उन्होंने देखा। इंदिरा गांधी उनको अपना गुरु तुल्य मानती थी। उस समय वो चाणक्य कहलाते थे राजनीति के, और उनका नाम था पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। उन्होंने 100 दोहे लिखे हैं, और वो उनकी जो पुस्तक है मिश्र शतक के नाम से जानी जाती है। हालांकि अब वो पुस्तक क्या, बहुत छोटी पुस्तिका कहना चाहिए, लेकिन अब 100 दोहे हैं। उसमें से एक दोहा संविधान के लिए है। सभी राजनीति से संबंधित दोहे हैं क्योंकि वो राजनीति के चाणक्य कहलाते थे। संविधान के लिए क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। भानुमति ने किया संविधान निर्माण, यहाँ वहाँ की ईंट का बना जनतंत्र मकान। अब ये तो कांग्रेसी मुख्यमंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने लिखित रूप में कहा है। तो ऐसा संविधान जिसका हवाला केवल वही लोग देते हैं समय समय पर अपने अधिकारों के लिए, लेकिन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा कर्तव्य भी जोड़े गए। ये सभी लोग केवल संविधान का हवाला अधिकारों के लिए तो करेंगे, लेकिन जैसे कर्तव्य की बात आ जाएगी तो किसी को आसमानी किताब याद आई, किसी को कुछ, तब संविधान सामने नहीं होगा। पार्लियामेंट में वार्षिक एक्ट 1991 का खूब हवाला दिया जाता संविधान के नाम पर,
लेकिन सरकार जब किसानों के हित के लिए 3 कानून बनाती है पार्लियामेंट के द्वारा विधिवत, तो वो काले कानून होते, वो नहीं मानना। सीएए का कानून पार्लियामेंट में बना, वो नहीं मानना। तो ये संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अल्पसंख्यक दर्जा और विशेषाधिकार है, तो जिनको भी विशेषाधिकार दे दिया गया है, वो अब आप सब लोग खुद डिसाइड करें कि वो यूज कर रहे हैं या मिसयूज। सरकार ने इस देश की राह में जो शुरुआती सरकार थी यानी कांग्रेस, उसने इतने कांटे बोए हैं या वो वाले कीले जो किसानों को रोकने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन वो तो एक थोड़े से क्षेत्र में। लेकिन कांग्रेस ने तो जगह जगह ऐसे कीले लगाए कि ये देश तरक्की न कर पाए। आगे एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें जब हम कांग्रेस के कारनामों के बारे में बताएंगे, तो आप लोग, बहुत बुद्धिमान लोग भी होंगे जो देख रहे होंगे, वो भौचक रह जाएंगे। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया बहुत ज्ञान दे रही है, लेकिन फिर भी बचा के दे रही है। हम आपके सामने इनका वो कुकृत्य रखेंगे जिसे कुकृत्य नहीं, पाप भी नहीं, महापाप कहा जाएगा इस देश के वासियों के लिए। ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। आज 5वीं इकोनॉमी तब बना है जब एक ईमानदार व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है। एक व्यक्ति की ईमानदारी का परिणाम ये हुआ है कि 11वें नंबर से 5वें नंबर पे पहुंच गई 10 साल में। और वो व्यक्ति दावा कर रहा है कि 27 तक 3रे नंबर पे होगा देश आर्थिक मामले में, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण है, विकास तभी होगा। अभी ये जो किसान लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि मांगे तो हम लोगों की हैं, और मुख्य मांग है 18 महीने का DA एरियर 34,500 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन आपको ये भी बता दें, किसान जो लोग मांग कर रहे हैं और जिसके लिए युद्ध जैसी स्थिति बना दी है, अगर वो मांगे सरकार मान ले। आप कहेंगे चुनाव का दौर है, सरकार मान लेगी। उनका भी यही मानना है कि चुनावी दौर में हम कुछ भी मनवा लेंगे, नहीं तो धमका तो रहे। तो आपको आश्चर्य होगा कि भारत का जो कुल बजट था पिछले वर्ष का यानी 23-24 का, वो था 45 लाख करोड़ रुपए का। किसानों की अगर मांग मान ली जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 40 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च होगा। बाकी 5 लाख में आप अपना हिसाब किताब देख लो। तो ये है वास्तविकता और सच्चाई। अपनी मांगों के लिए आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, जायज़ मांग सरकार मानेगी और उसके लिए निश्चिंत हो जाएं। ये लंबा चौड़ा वक्तव्य देने के पीछे मेन इंटेंशन, उद्देश्य हमारा यही है कि आप निश्चिंत हो जाएंगे। न तो हम लोग ऐसा कोई मोर्चा खोल सकते हैं, न खोल पाएंगे चाहे तो भी, और खोलना भी नहीं चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हम लोग रहे हैं नौकरी करते हुए, और अधिकार जो हमें मिले हैं रिटायरमेंट के बाद, तो वो सरकार देगी, और नहीं देगी तो उसके दूसरे तरीके हैं। हम गन वाली नहीं, पेन वाली लड़ाई लड़ते हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक जीवित हैं। तो तब तक के लिए जय जय सियाराम। ये वीडियो आप इसमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम कुछ, हमें मोरल बूस्टअप तो मिले, क्योंकि हम तो कुछ भी किसी भी हद तक जाने को तैयार है नियम कानून के अंतर्गत। क्योंकि हमें नहीं कह रहे हम बहुत बड़े त्यागी या महान नहीं, हमने जिंदगी भर ये काम किया है और हमको यही करने में आनंद आता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बारे में दिल खोल के आप कमेंट्स जरूर करेंगे। धन्यवाद।